स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप में। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ जोन 2025 सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। वो पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 जो है एक ही सिलेबस होता है, इसलिए आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं और नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं आएगा, आपको लगता होगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देख के जाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आज हम देखेंगे जिसका एग्ज़ाम डेट जो है कि 29 जून 2025 को हुआ था, शिफ्ट 1 में उसका चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है दिसंबर 2025 सेशन का पेपर 1 के ऑल शिफ्ट का जितना भी हुआ है वो सब मैं वीडियो बना चुका हूँ और चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख लीजिए और आपके आने वाले जून 2026 एग्ज़ाम के लिए अपना तैयारी को और बूस्टअप दीजिए। ये मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये जो मैं पीडीएफ आपके सामने रखा हूँ ये यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, ठीक है ना, यूथ पब्लिकेशन का, ये जिसको लिखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स लिखते हैं दोस्तों, उसका है। क्योंकि ये चीज़ पे बुक पे यहाँ ज़्यादा मेंशन नहीं है, बस यहाँ से छोटा सा एक YCT लोगो दिखेगा लिखा हुआ नीचे में, बस वही है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मतलब ये किस बुक से है या आप अपने मन से प्रिंट करके दे दिए, तो ऐसा नहीं है। हम अपने मन से कुछ नहीं दिए हैं, जो क्वेश्चन एक्चुअल है वही है और ये यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया। मुझे ये यूथ कंपटीशन का काफ़ी कंपाइलेशन अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कह दें कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब में कमी कर दे रहे हैं, तो चैनल को ग्रो कराने में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिस भी नेट जेआरएफ ग्रुप में है वहाँ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम जैसे कि बता चुके हैं कि 1 से 5 तक जो है DI के क्वेश्चन होता है, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी आप DI की बनाना चाहेंगे तो यहाँ बना सकते हैं। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है हमें 50 क्वेश्चन तक पहुँचते, इसलिए DI को छोड़ के चलते हैं हम लोग। अगर आप अभी बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और DI को बनाइए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदृश्य कथन है। सदृश्य कथन कहने का मतलब हुआ कि एनालोगस स्टेटमेंट, एनालोगस स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये क्या होता है, जब दो वस्तु के बीच जो है तुलना होता है और उनके बीच समानता पर जोर दी जाती है कि देखिए भाई रमेश में जो गुण है वहीं सोहन में भी है। तो ये रमेश और सोहन के बीच की तुलना की जा रही है और उनकी समानताओं पर जोर दी जा रही है कि दोनों जो है मैथ में पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी हैं। तो ये उनकी समानता पर जब जोर दिया जाएगा किसी भी चीज़ को तुलना करते हुए, तो वो हमारा क्या होगा, सदृश्य हो जाएगा। तो वहीं इसमें है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ दे रहा है कि मैन इज़ लाइक गॉड, मनुष्य जो है ईश्वर के समान है। तो यहाँ इसमें तुलना किया जा रहा है और उनके बीच समानताओं पर जोर दी जा रही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए ये मैथ का है, मिक्सचर एलिगेशन का, इसको देख लीजिए। अगर अभी आप बनाना चाहें तो अभी बना सकते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसको आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ रहता है गलत बताना है। हम लोग कथन पढ़ने लगते हैं, जो सही रहता है उसी को मार देते हैं, क्योंकि जनरली जो है सही पूछा जाता है। लेकिन अब आप नेट जेआरएफ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको थोड़ा एग्ज़ामिनर जो है चकमा देगा, तो उस चकमे में पढ़ना नहीं है, उसको टैकल करना है। तो जब भी क्वेश्चन पे ऐसे पढ़ेंगे तो हम उसको हाईलाइट कर लेंगे कि यहाँ राइट पूछा है या रॉन्ग पूछा है। अब आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि बीट भंडारण की इकाई है, बीट इज़ ए यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि माइक्रोन इज़ ए यूनिट ऑफ वेट, तो वेट का यूनिट माइक्रोन नहीं है। तीसरा है कि F13 इज ए फंक्शनल की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड, तो F13 को कंप्यूटर पे क्या बोल रहा है, फंक्शनल की कह रहा है, तो ये नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा हमारा। उसके बाद डी नंबर कह रहा है कि पिक्सल इज़ रिलेटेड टू रेजोल्यूशन ऑफ कैमरा, तो कैमरा का रेजोल्यूशन आप सब जानते हैं कि आपके मोबाइल में जो कैमरा है खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कितना मेगापिक्सल का है भाई, फ्रंट कितना है, बैक कैमरा, ये सब। तो ये सही है। यहाँ पे हमारा गलत क्या हुआ, बी और सी गलत हुआ। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है बी और सी।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है हमारा बी और सी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं सुपोषण। सुपोषण क्या है? अगर आपको हिंदी की शब्द पे पकड़ है तो आप सुपोषण से भी पकड़ सकते हैं बहुत अच्छे से कि सुपोषण क्या है वो पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है ये वर्धित पादप वृद्धि और तत्पश्चात जल में ऑक्सीजन का अपक्षय होता है। दैट मीन्स इन्हांस प्लांट ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट ऑक्सीजन डिप्लेशन ऑफ वाटर। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल का क्या होता है, पूरा भाग या उसके कुछ भाग को धीरे धीरे खनिज और पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं और जल में ऑक्सीजन का क्या होता है, अपक्षय हो जाता है। सुपोषण यही कहलाता है। ये एक प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जल में के जो पोषक पदार्थ होते हैं जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट की अधिक मात्रा के कारण सूक्ष्म जीवों की अतिवृद्धि हो जाती है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है मैच द फॉलोइंग से। आइए देखते हैं। एक तरफ लैंग्वेज दिया हुआ है और उस लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में यानी 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। शुरुआत में जब संविधान बना तो उस समय 14 थी, बाद में 8 भाषाएं जोड़ा गया। तो ये कब कब जोड़ा गया वही इसमें बताना है दोस्तों। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है पंजाबी भाषा को जोड़ा गया 1950 में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में, सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये सब जोड़ा गया 1992 में। 3 भाषा एक साथ जुड़ा था उस समय, तो ये 92 हो जाएगा। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं जो है 2003 में जुड़ी थी। इसमें आप याद रखिए कि सिंधी, सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कब सिंधी को जोड़ा गया, तो अभी बताया कि 1967 में जोड़ा गया। ये 1967 में 1967 में। उसके बाद जो है 3 भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद न, म, क। नमक मतलब क्या होता है, नेपाली, नेपाली इससे हो गया नेपाली। और म से क्या हो गया, मणिपुरी। क से हो गया कोंकणी। इन 3 भाषाओं को 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद आता है बोर्ड मास, BDMS, इसको पढ़िए। तो ये क्या होगा, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। इनको जोड़ा गया 2003 में और वर्तमान में टोटल कितना है, 22 भाषाएं हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा क्या, अभी हम बताए हैं कि बोडो जो है 2003 में चला गया। उसके बाद जो है पंजाबी 1950 में, सिंधी 1967 में, नेपाली 1992 में। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा। 1 का 4, B का 1, C का 2, D का 3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक तरफ प्रॉब्लम दिया हुआ है और किस टाइप के वो रिसर्च का प्रॉब्लम है उसको देखना है दोस्तों। तो ये हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी से है। आइए देखते हैं। पहला दे रहा है कि एक्शन रिसर्च, दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च, तीसरा है फंडामेंटल यानी कि बेसिक रिसर्च, और उसके बाद चौथा दे रहा है क्या, ये अप्लाइड रिसर्च। तो इसके लिए हमको देखना है और आइए देखते हैं। जितना ऑप्शन स्लाइड पे आ रहा है उसको पहले एक्शन रिसर्च को देखते हैं। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि इसमें किसी संगठन के कर्मचारी की उनके क्या होता है कि उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव का अध्ययन और कारण का अध्ययन करते हैं। वहीं हम उस पर एक्शन लेते हैं कि स्टडी ऑफ रीजन ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज़, कि क्यों जो है किसी संगठन के कर्मचारी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा भाव से काम नहीं कर रहे, इसके क्या कारण हैं, उस पर हम कोई एक्शन लेंगे तो वो हमारा एक्शन रिसर्च हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, यहाँ अभी ऑप्शन डी में है, वो स्लाइड नहीं यहाँ दिख रहा है। वो कहता है कि किसी समाज सुधारक के भाषण से उत्पन्न शैक्षणिक विचारों का जो अध्ययन होता है वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाता है, गुणात्मक शोध हो जाता है। फिर अगर हम फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च की बात करें तो इसमें हमारा सापेक्षिकता के सिद्धांत का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का विकास हुआ। फिर इसके बाद अप्लाइड रिसर्च आता है। तो अप्लाइड में हम लोग क्या कर लेंगे, अप्लाइड में होता है क्या कि एक विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि संबंधी 2 शिक्षण के प्रभाव की तुलना की जाती है। तो ये यहाँ हमारा बी में होगा। यहाँ स्लाइड पे एक साथ नहीं आ रहा। आइए इसके डिस्कशन में चलते हैं, देखते हैं डिटेल इसका। देखिए मौलिक या मूलभूत शोध, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल
बेसिक रिसर्च बोलते हैं। ये हमारा क्या है कि सापेक्षिकता के सिद्धांत का विकास इसके तहत हुआ। अनुप्रयुक्त मतलब क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च इसी को बोलते हैं। इसमें एक विज्ञान के विषय में विद्यार्थी की उपलब्धि संबंधी 2 शिक्षण विधियों के प्रभाव की तुलना की जाती है। फिर तीसरा हमारा है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में जो है किसी संगठन के कर्मचारियों की उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव के कारणों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा गुणात्मक रिसर्च, दैट मीन्स क्वालिटेटिव रिसर्च जो है किसी समाज सुधार के भाषण से उत्पन्न शैक्षणिक विचार को हम लोग गुणात्मक शोध के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग म्यूजिक प्लेयर जो है उसके उद्विकास मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन, उसके अनुसार भूत से वर्तमान यानी कि पास्ट से प्रेजेंट के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए ऑडियो कैसेट का आविष्कार कब हुआ, कब ये प्रचलन में आया, सीडी कब चल रहा था, रेडियो कब था, ग्रामोफोन कब था और डीवीडी कब था। तो इसमें सबसे फेमस है रेडियो जो है, ये 1920 के दशक में था दोस्तों, 1920, रेडियो को लिख लीजिए 1920। उसके बाद अगर हम ऑडियो कैसेट की बात करें तो ये ऑडियो कैसेट काफ़ी बाद में आया, ये 1970 हो जाएगा हमारा। और सीडी कैसेट की बात करें तो सीडी जो है ये कॉम्पैक्ट डिस्क, ये 1980 में आया। उसके बाद हम देखेंगे ग्रामोफोन सबसे पहले था, काफ़ी पहले, यहाँ हो जाएगा 1887 में हो जाएगा। उसके बाद है डीवीडी का जो है ये हमारा 1990 में आया, डीवीडी 1990 में, डीवीडी कब आया, 1990 में आया। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा DCABE जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका कोई उपाय नहीं है इसमें, बस इसमें रट्टा मारना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत सारा डेट फैक्ट पूछता है नेट जेआरएफ एग्जाम में, इसलिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो समझने वाली है वो समझ के, जो चीज़ें रटने वाली है वो रट के, यानी जिस तरीके से आपको याद होने वाला है वो तरीका यूज़ करके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सही कर लेने हैं, बस इतना ही करना है। और यही अच्छी स्ट्रेटजी को मैं मानता हूँ, क्योंकि कभी कोई गारंटी नहीं है क्या फैक्ट पूछ दे, कंसेप्ट ज़्यादा पूछ दें, तो इसलिए आपको हर रूप में तैयार रहना है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य में शोधकर्ता शोध नैतिकता का अनुरक्षण नहीं करता है, देख लीजिए इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना है कि रिसर्चर जो है मेंटेन रिसर्च एथिक्स, नॉट मेंटेन रिसर्च एथिक्स, किस मामले में नहीं करता है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि गैर प्रचारिक परीक्षण के अनुप्रयोग हेतु अंतराल मापनी दत्त को क्रम सूचक मापनी दत्त में संपरिवर्तित करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि शोध के निष्कर्षों का प्रसार नहीं करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है रिसर्च में, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है कि विषय की गोपनीय सूचना अन्य व्यक्तियों से साझा करना चाहिए, तो ये गलत बात। ये तो आप जनरल कॉमन सेंस से भी आप इस चीज़ को, ऑप्शन को हटा सकते हैं कि कहीं भी किसी काम में जो है उसकी प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, उसकी गोपनीयता को साझा नहीं किया जाता है, तो यही इस गलत होगा और गलत ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा देख लीजिए, कह रहा है कि कलेक्ट डाटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, तो ये बात सही हो जाएगा, कर सकते हैं सेकेंडरी सोर्स से भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए स्टैंड एड्रेस फॉर्म द कंस्टिट्यूट रेफरेंस इन इंटरनेट सोर्स, किसी इंटरनेट संसाधन के संदर्भ को संगठित करने वाले मानक एड्रेस फॉर्मेट क्या है, तो वो हमारा होता है URL होता है दोस्तों। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये होता है जो हमें क्या करता है, किसी भी इंटरनेट के संसाधन के संदर्भ को संगठित करने वाला एक मानक एड्रेस फॉर्मेट होता है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, देख लीजिए। ये कह रहा है कि कुल मापनों का विवरण, कुछ मापनों का विवरण नीचे दिया गया है और इस मापन में सम्मिलित निम्न स्तर से उच्च स्तर के मापनी पैमाने के सही अनुक्रम को बताना है दोस्तों। तो मापनी पैमाने के सही अनुक्रम के अकॉर्डिंग आना है। आइए देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की लंबाई का मापन जो है वो सेंटीमीटर में किया जाता है इसके अंतर्गत, तो
तो सेंटीमीटर में तो किया जाता है, लेकिन कौन सा क्रम होगा वो बाद में पता चलेगा। विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाते, ये भी सही है। गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के निष्पादन पर आधारित उनके सापेक्षित स्थान के बारे में विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि कॉलेज विशेष में विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की संख्या की गणना की जाती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हम सबसे पहले कॉलेज विशेष में विभिन्न विषय के विद्यार्थियों की संख्या की गणना करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों के गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के निष्पादन पर आधारित उनके सापेक्षिक स्थान के बारे में विद्यार्थी को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, उसको सूचित करेंगे। फिर उसके बाद जो है विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगे, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर पे। उसके बाद जो है विद्यार्थियों की लंबाई का मापन सेंटीमीटर में किया जाता है, तो फिर यहाँ पे हमारा चौथा हो जाएगा ये। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा डी सी बी ए। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, डी सी बी ए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल बोलते हैं, और उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। वही हमारा क्या होता है, ताप मंडल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है उसे हम लोग ताप मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं, या फिर एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसकी लंबाई जो है पृथ्वी की सतह से मतलब इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी की सतह से 80 से लेकर 700 किलोमीटर ऊपर होता है ये पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, रीजनिंग है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वाई दिया है, डी दिया है, उसके बाद जो है ई वी जे दिया है, उसके बाद एच एस पी दिया है, उसके बाद के पी भी दिया हुआ है। फिर अगला क्या होगा वो पूछ रहा है। देखिए बी से ई गया, कितना हुआ इसमें, +3। ई से एच गया, कितना बढ़ा इसमें, तो +3। एच से कहाँ गया, एच से के गया, इसमें बढ़ा कितना, 3। तो के से आगे जाएगा +3 जुड़ करके क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा n। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है y दिया हुआ है और यहाँ पे v दिया हुआ है। ठीक है। इसमें कितना कम होगा तो वो जाएगा, तो ये देखिए 3 इसमें कम करेंगे तो v पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे कितना कम करेंगे तो यहाँ पे भी 3 कम करेंगे तो s पे चले जाएंगे। s में से यहाँ कम करेंगे तब कितना होगा p पे, तो यहाँ भी 3 कम करेंगे, तो यहाँ p से 3 कम कर कर यहाँ पे जाएंगे, क्या होगा, तो ये हमारा m हो जाएगा। m हो गया, n m हो गया, तो यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा हमारा n m वाला। एक तो ये ख़त्म, अब बचा a और b में से। उसके बाद देखिए अब फिर चेक करेंगे दोस्तों कि इसमें थोड़ा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए इसमें हाँ नेक्स्ट कलर सेलेक्ट किया। इसमें जो है डी बचा, फिर जे बचा, उसके बाद जो है जे के बाद में यहाँ पे पी बचा और यहाँ पे वी बचा। इसमें डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना हो रहा है, तो डी से जे पे जाने के लिए +6 कर रहे हैं। ठीक है ना। जे से पी जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के लिए भी +6 करेंगे। फिर पी से भी जाने के लिए +6 करेंगे। तो भी से आगे जाने के लिए क्या करेंगे, +6 करेंगे। तो भी से भी में +6 करिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। यानी क्या हुआ हमारा राइट आंसर, N M B। आइए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है वो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान के जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान के स्थापना एवं संचालन संबंधी अधिकार से संबंधित है। कौन सा कथन, कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो ये आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 30 कहता है। ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूह जो है अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उसके संचालन कर सकता है। ठीक है, इसलिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और 29 जो कहता है वो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की बात करता है, सुरक्षा की गारंटी देता है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, देखिए क्या
कि शिक्षण प्रक्रिया के घटकों को उनके घटित होने के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना, आरंभ से लेके अंतिम के बीच में, यानी अरेंज द कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। देखिए तो इसमें सबसे पहले होगा हमारा क्या, ये होगा इंस्ट्रक्शन गोल, यानी कि अनुदेश से लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इंटरिंग बिहेवियर, आरंभिक व्यवहार करेंगे दूसरे नंबर पर। फिर इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर की बात करेंगे, अनुदेशी प्रक्रिया की बात करेंगे, ये हमारा तीसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर चौथे पे परफॉर्मेंस असेसमेंट करेंगे, जो निष्पादन हुआ है उसका मूल्यांकन करेंगे चौथे नंबर पे। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा BCDA, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्स ऑफ सम आर एफ, यानी कि कुछ एफ जो है वो आर है, इसका बी पर्याय क्या होगा। तो बी पर्याय का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, बी पर्याय का मतलब होता है उसके विपरीत। अब इस भाषा को लॉजिकल रीजनिंग में, इंग्लिश में तो हम लोग इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है ना, कन्वर्स बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, तो देखिए ये जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसमें जो स्टेटमेंट दिया रहता है, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट दिया है कि सम आर एफ, कुछ आर जो है वो एफ है, और इसका कन्वर्स हमको पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट आर है और ऑब्जेक्ट एफ है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट, सम एफ आर हो गया। यही इसका हमसे क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो गया, यही पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 21, ये भी फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा। देखिए इसी शिफ्ट में 2 फुल फॉर्म आ गया ना, तो इसलिए जो भी है उसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिए। पूछ रहा है क्या, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, तो इसका होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, वो कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम तक्ष के नाम पर था, जो कि किसके पुत्र थे, ये तक्ष किसके पुत्र थे जिनके नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों। तो देखिए ये जो है रामायण के राम के अनुज भरत थे, ठीक है ना, रामायण के जो राम थे उनके अनुज थे ये भरत, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उनके अनुज मतलब उनके पुत्र होते हैं भारत, तो हाँ मतलब वही कहने का मतलब है, ठीक है। आइए देखिए, प्राचीन तक्षशिला जो है भारत का प्राचीन एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह गांधार जनपद की राजधानी थी। यह तक्षशिला को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना जो है राजा भरत ने अपने बेटे तक्ष के नाम पर की थी, और तक्षशिला में वेद, गणित, व्याकरण, राजनीति, समाज विज्ञान, राजधर्म, युद्ध कला और कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जो कि पहले भारत में था, अब पाकिस्तान में चला गया है। आइए अब देखते हैं तीसरा, तो 23 है कि पर्यावरणीय नैतिकता के प्रमुख दार्शनिक उपागम कौन कौन से हैं दोस्तों। तो ये मानव केंद्रीयता जो है ये पर्यावरणीय नैतिकता के दार्शनिक उपागम है। उसके बाद जैव केंद्रीयता जो है ये भी है। उसके बाद पारिस्थितिकी केंद्रीयता तो होता ही होता है। ये मानव केंद्रीयता जो है अभी दिसंबर 2025 के नेट एग्ज़ाम में जो है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, नया ये दर्शन कंसेप्ट लाया गया था, उसमें पूछा हुआ गया क्वेश्चन है इस पर, मानव केंद्रीयता पे। आइए अब आगे आते हैं 23। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हुआ, यहाँ पे सही हुआ ACD सही हुआ, ACD सही हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कह रहा है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें जो है वो अडेप्ट करनी होगी, क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी ताकि कम्युनिकेशन जो है इफ़ेक्टिव प्रभावी हो सके। उसके लिए कुछ कथनें दी गई है, उसमें से पहचान करना है। पहला कथन कह रहा है कि इम्प्रूविंग द क्लैरिटी ऑफ मैसेज टू कम्युनिकेट। बिल्कुल बात सही है, जब हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपना मैसेज क्लियर रखेंगे तो वो हमारा कम्युनिकेशन बेहतर होगा, तो ऑप्शन ए सही हुआ। अब इसके और कथन के लिए इधर आते हैं स्लाइड की तरफ, इधर याद रखिएगा कि मेरा ए सही है, बाकी इधर से देख लेते हैं। बी नंबर में कह रहा है कि
सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट चैनल टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक अच्छे चैनल को सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा चैनल रहेगा तभी हमारा मैसेज जो है अच्छा से जा पाएगा वहाँ से, फिर वहाँ से आ पाएगा। सी कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए समुचित वातावरण का प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा वातावरण रहेगा वहाँ का बात करने का, कम्युनिकेट करने का, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये भी सही है। डी में कह रहा है संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए दूषिता भय उत्पन्न करने, जो भय उत्पन्न नहीं होगा भाई। और उसके बाद संप्रेषण के लिए अति भारित सूचना प्रदान करना, ये भी गलत हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो है कि एक तरफ साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, उससे संबंधित जो है रिलेटेड उनका मैच करना है। तो देखिए पहला दे रहा है कि सलीम अली वो क्या है, तो ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ऑर्निथोलॉजी थे, काफ़ी फेमस सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। उसके बाद चार्ल्स डार्विन, काफ़ी फेमस, हर कोई जानता है जी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट एंड रिवाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, इन्हीं का कंसेप्ट है। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भी हर कोई जानता है, ये कृषि वैज्ञानिक थे। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी काफ़ी फेमस है, ये चिपको आंदोलन के लिए। तो ये याद रखिएगा, इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में सही कथन कौन कौन से है, उसकी पहचान करना है। पहला कह रहा है किसके बारे में, तो पोस्ट वैदिक एजुकेशन, मतलब उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में ध्यान रखना है। पहला ही कह रहा है कि उत्तर वैदिक शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं थी, अपितु यह जीवन के लिए थी। बात सही है, जीवन जीने की कला सिखाया जाता था। उसमें बी में कि सेल्फ स्टडी वाज एम्फेसाइज, मतलब स्वाध्याय पर इसमें बल दिया गया था, बिल्कुल सही। तीसरा है कि उपनिषद पराविद्या के रूप में जाना जाते थे, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि 3 वेदों का अध्ययन किए हुए विद्यार्थियों को वैद कहा जाता था, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। उसके बाद है उपनिषद को सभी प्रकार के भौतिक ज्ञान के ऊपर माना जाता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। उपनिषद को सभी प्रकार के भौतिक ज्ञान के ऊपर माना जाता था, किस में, तो ये वैदिक, उत्तर वैदिक शिक्षा में। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए बी डी, जो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा, ए बी डी नहीं, सी और ई सही होगा दोस्तों। हाँ, सी और ई हम क्या बोल दिए, डी बोल दिए हैं, नहीं डी गलत है, तीन अध्याय वाला नहीं, यही तो गलत है। तो देखिए यही ध्यान देना है कौन सा सही होगा, ए बी सी ई सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, वो कह रहा है कि किसी निरूपाधिक न्याय वाक्य की रचना में निम्नलिखित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये सब थोड़ा सा आपको जो है बोरिंग लग सकता है कि इसमें नया नया वर्ड सुनने को आ रहा है कि आखिर ये लफड़ा लोचा क्या है भाई, कभी पढ़े नहीं, तो ऐसा सबको लगता है मेरे दोस्त कि ग्रेजुएशन और पीजी में इन सब चीज़ पर उतना ध्यान दिया नहीं जाता है। और आप अभी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने चल रहे हैं, तो वहाँ तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, तो भाई उतना तो कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो आप उस लेवल तक पहुँचोगे। और ऐसे भी अभी का जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी कंपटीशन टफ होने जा रहा है, क्योंकि अभी बिहार में वैकेंसी को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। इसलिए अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए और इसमें अपना एक रिज़ल्ट लीजिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पहला है निरूपाधिक और न्याय वाक्य जो है ना, ये इंडियन लॉजिक का रिलेटेड जो होता है, ये थोड़ा सा इसमें वर्ड जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट देता ही है, तो उससे घबराना नहीं है, सबको ऐसा लगता है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं। कह रहा है कि निरूपाधिक न्यायवाक्य की रचना में उसके अनुक्रम के अकॉर्डिंग सजाइए। पहला है गौण आधार वाक्य की पहचान, दूसरा है मुख्य आधार वाक्य की पहचान, तीसरा है निष्कर्ष का निर्धारण, चौथा है भाव और आकृति की पड़ताल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य आधार वाक्य की पहचान करेंगे कि हमारा कौन सा मेजर प्रीमिसेस है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। और उसके बाद जो है कि गौण आधार वाक्य की पहचान करेंगे, जो गौण रह गया है यानी माइनर कौन सा है, मेजर के बाद में माइनर कौन सा है वो। उसके बाद जो है चेक द मूड एंड फिगर की पड़ताल करेंगे, ये तीसरे नंबर पे, तब जा कर के हम कंक्लूजन निकालेंगे। ये है हमारा इंडियन लॉजिक, एक लॉजिकल रीजनिंग है, एक यूनिट पेपर 1 का, उसी का सब यूनिट है, मतलब उसमें आधा इंडियन लॉजिकल मैथमेटिक्स है और आधा में इंडियन लॉजिक पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब संस्कृत टाइप के लगता है,
तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ कि जो मेरा बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ का वीडियो चल रहा है दोस्त, उसके लिए इंडियन लॉजिक का अभी कल ही मैं अपलोड किया हूँ। कंसेप्ट उसका बड़े अच्छे तरीके से सरल आसान भाषा में समझाया हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा इंडियन लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, गलत हो जाते हैं, तो आप एक बार वहाँ निश्चित जा करके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वहाँ बड़े आसान भाषा में मैं समझाया, और जब वहाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आप यहाँ आइए, क्वेश्चन लगाइए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। आइए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करते हैं, तो वो BADC होगा, जो कि बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण के बोधगम्य स्तर के लिए क्या सही अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी है। जब शिक्षण के बोधगम्य स्तर की हम बात करते हैं, उसके लिए सही अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी कौन सा हो सकता है, तो वो होता है प्रशाखन, जिसे हम लोग ब्रांचिंग कहते हैं, ब्रांच बाई ब्रांच बांट देना। तो ये हमारा बोधगम्य स्तर के लिए अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, प्रशाखन, ब्रांचिंग। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि फिल्म फेयर है, दैनिक जागरण है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, चच्चा चौधरी है, ये सभी क्या है वो बताना है। तो देखिए, सब कोई जानते हैं कि दैनिक जागरण जो है ये क्या है, एक तरह का न्यूज़पेपर है। उसके बाद फिल्म फेयर क्या है, ये एक तरह का मैगजीन है, फिल्म फेयर। उसके बाद जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हर कोई जानता है, अरुंधति रॉय की पुस्तक है, काफ़ी फेमस है। उसके बाद चच्चा चौधरी एक तरह का कॉमिक्स है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है। ये देखिए, एक तरफ आइटम दिया हुआ है, उसके कौन से कैटेगरी में आता है वो पहचान करना है। ये हमारा ICT से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि याहू, उसके बाद फायरफॉक्स, उसके बाद सॉलिटेयर, उसके बाद क्विलबोट, ये सभी क्या है, आखिर है क्या। तो देखिए, हर कोई जानता है कि याहू जो है एक तरह का सर्च इंजन है। अगर वो भी नहीं जानते हैं आप, तो ये फायरफॉक्स तो जानते होंगे ना, अपने हर मोबाइल में यूज़ करता है, सबको रहता है, जैसे गूगल क्रोम होता है उसी तरह फायरफॉक्स है। तो फायरफॉक्स क्या है, एक तरह का वेब ब्राउज़र है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और याहू जो है एक तरह का सर्च इंजन है, ये 3 हो जाएगा। फिर सॉलिटेयर जो है यह एक गेम है, सॉलिटेयर। और क्विलबोर्ड जो है AI बेस्ड पैराफ्रेजिंग टूल है। तो हमारा ऑप्शन तैयार होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। आइए, इसमें भी मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग को मिलान करिए और देखिए सबसे पहले कह रहा है, दूसरी तरफ देखेंगे तो मुक कह रहा है, उसके बाद PSPP कह रहा है, फिर यूट्यूब कह रहा है, उसके बाद NEP 2020 कह रहा है। तो इसमें आपको जो याद हो, जिस पर आपको पकड़ हो, जिस पर आपका समझ हो, उसी टॉपिक को सबसे पहले मिलाने का कोशिश करेंगे, और फिर आप उसको ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इससे बहुत आसानी से हम आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो मुक के बारे में हम अभी बताए हैं, बेसिक कंसेप्ट वाले जो मेरा कम्युनिकेशन चैप्टर का वीडियो है, उसमें मैं मुक के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर आप मेरा वो वीडियो देखे हैं तो आप यहाँ आसानी से बना सकते हैं, नहीं देखे तो आप जा करके एक बार ज़रूर देखिए। देखिए, मुक में क्या है कि 4 क्वाड्रेंट ऑफ लर्निंग का ये पार्ट हो जाता है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद जो है यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब क्या है, अधिगम के बहुसंवेदी उपागम का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेनरी। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। फिर उसके बाद नई NEP 2020 की बात करेंगे हम, तो इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की गई है। ABCID की मतलब अपार ID भी यही होता है, जो कि कहाँ आया, NEP 2020 में आया। फिर बचा क्या हमारा PSP, तो देख लीजिए PSP क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज ऑन स्टैटिकल एनालिसिस। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा क्या, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है दोस्त कि गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधियों को चिन्हित करें। इसमें जो कुछ प्रतिचयन विधि दिया हुआ है, देखिए पेपर 1 का जो है एक रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है, इसमें से और इंडियन लॉजिक में से ये बहुत मैक्सिमम एस्पिरेंट को इसमें समस्या होता है, क्योंकि वो कभी भी रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते नहीं है, इंडियन लॉजिक कभी पढ़े नहीं, और ये ऐसा है कि एकदम अलग दुनिया दिखाता है, इसलिए इसमें दिक्कत होता है। तो आप उससे घबराएं नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते ही चलिए, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है रिसर्च एप्टीट्यूड PhD में पढ़ना है, इधर इसकी ज़रूरत ही नहीं रहता है, ठीक है ना।
तो देखिए गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधि को जो है पहचान करना है, तो इसमें सुव्यवस्थित प्रतिचयन नहीं आएगा क्योंकि वो संभाव्यता हो जाएगा और गैर संभाव्यता पूछा जा रहा है। तो अगला देखेंगे सोदेश्य प्रतिचयन होता है, तो ये बात बिल्कुल सही। तीसरा है कोटा प्रतिचयन, तो ये भी होता है। चौथा है स्तरित या दृक्षिक प्रतिचयन, तो ये भी होता है। पांचवा है नहीं स्तरिक नहीं होता, स्तरिक या दृक्षिक चयन हो जाएगा तो फिर गैर संभाव्यता नहीं रहेगा। हिमकंदुक स्नोबॉल प्रतिचयन जो है ये भी गैर संभाव्यता प्रतिचयन होता है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा बी सी ई, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ याद रखिएगा गैर संभाव्यता प्रतिचयन का जो विधि है वो कौन कौन से है, तो सोदेश्य प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन और हिमकेंदुक स्नोबॉल प्रतिचयन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यहीं पे है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब इस सूची में आखिर है क्या, तो देखिए एक तरफ शेषवत दिया हुआ है, पुरावत है, प्रतिज्ञा है, सामान्योत्तृष्ट है। तो इसमें प्रतिज्ञा की बात आप लोग हर कोई जानते हैं। प्रतिज्ञा क्या होता है, सीमा में रहते हुए परिचर्चा द्वारा तर्क करना और परिचर्चाधीन बिंदु के प्रति ध्यान आकर्षण जो है वो हमारी प्रतिज्ञा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम सामान्य पुरावत की बात करें, पुरावत जो है वो तर्क करना भूतकाल में जो अनुभूत परीक्षित होती है उसकी सदृश्यता पर आधारित होती है क्या, तो उसको हम लोग पुरावत कहते हैं। अब आया शेषवत, शेषवत जो है विलोपन विधि द्वारा तर्क करना किया जाता है इसमें। उसके बाद जो है हमारा बचा सामान्योत्तृष्ट, जो कि इंद्रिय वस्तुओं के क्षेत्र में पाया जाता है, उसकी सहायता से तर्क करना की जाती है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ये भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये कि अरेंज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। आपको हम बता दें कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स एक यूनिट है पेपर 1 का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, एक है MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और दूसरा है SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन दोनों से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो वही MDG से रिलेटेड गोल है, इसको हिंदी में बोलते हैं सहस्त्रशताब्दी विकास लक्ष्य और इंग्लिश में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है अकॉर्डिंग टू देयर गोल नंबर, उसके गोल नंबर के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इसके गोल नंबर के अकॉर्डिंग है। तो देखिए इसको आपको पूरा गोल याद रख लेना है। पहला इसमें आएगा सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने की, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में सबसे पहले बात की जाती है, जो कि हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ई में है। उसके बाद हम जब सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करेंगे, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद जब लैंगिक समानता हो जाएगी, महिलाएं सशक्त हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने चलेंगे। तो मातृ स्वास्थ्य में भी सुधार कर लेंगे हम लोग, और जब मातृ स्वास्थ्य सुधार हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, नहीं मातृ सुधार से पहले जो है, मातृ सुधार से पहले हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, बाल सुधार हो जाएगा दोस्त। हाँ बाल सुधार करेंगे और उसके बाद हम इस पर आएंगे। एक मिनट इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम इसको फिर से देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले जब हम इसमें सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराएंगे अपने बच्चों को MDG गोल के तहत, और जब सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसको लैंगिक समानता के बारे में समझाएंगे और उससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। और महिला सशक्तिकरण ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर जब लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हो जाएगी तो बाल मृत्यु दर को घटाने का हम प्रयास करेंगे, ये हमारा तीसरे नंबर पे हो गया। और जब बाल मृत्यु दर कम हो जाएगी तब हम मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने चलेंगे कि माताओं के स्वास्थ्य भी जो है वो बेहतर हो जाए। और जब माता के स्वास्थ्य सही हो जाएगी तब हमारे पास काम क्या बचेगा, पर्यावरणीय संधारणता सुनिश्चित करना। जब हम सभी सामाजिक दायित्वों को परिपूर्ण कर देंगे तब हम अगला कदम पर्यावरण की तरफ बढ़ाएंगे। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा क्या, ECADB, ये हमारा ऑप्शन तैयार होगा। आइए अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ECADB।
तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ECADB, तो बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 है, 35 मैथ है दोस्त। देखिए ये एक क्वेश्चन नहीं है, हर ऑप्शन में ABCD में 4 है, 4 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फर्स्ट राउंड में सोल्व करते समय नहीं बनाइएगा, लास्ट राउंड में बनाइएगा, नहीं तो ये काफ़ी टाइम टेकन होता है, नंबर एक ही मिलेगा एक ही क्वेश्चन का। इसलिए जो आसान क्वेश्चन है पहले उसको अटेम्प्ट करेंगे। ये एग्जामिनेशन हॉल का स्ट्रेटजी मैं बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि कथनों का सही युग्म चुनिए। कौन से कथन का युग्म जो है वो सही दिया हुआ। आइए पढ़ते हैं। पहला दे रहा है कि अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये बात दे रहा है कि आदर्शवाद में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आदर्शवादी जो है वो कहते हैं कि अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है शिक्षण में। दूसरा कह रहा है कि अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका सीमित महत्व होती है। अब ये शिक्षण कला में जो है अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका को सीमित कौन करता है, तो वो प्रयोजनवाद वाले करते थे। ये भी बात सही है। बाकी के यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए और बी, जो कि ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। अब आइए देखते हैं 37 कह रहा है कि इसमें से गलत की पहचान करना है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि सही या गलत पूछ रहा है, और जो भी हो उसको हाईलाइट कर लेंगे। गलत की पहचान करना है। देखिए पहला दे रहा है कि JPG स्टैंड फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज, तो ये गलत हो जाएगा दोस्त। JPG का क्या होता है, इसका होता है ज्वाइंट, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है ना। तो ये इसका गलत है, याद रखिएगा। JPEG काफ़ी बार आप लोग देखते हैं मोबाइल में अपने, तो JPEG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। उसके बाद दूसरा दे रहा है कि FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये बात सही है, बी नंबर सही है। तीसरा दे रहा है कि GUI स्टैंड फॉर जनरल यूजर इंटरफेस, तो नहीं, यहाँ पे जनरल गलत दे रहा है। जनरल के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, जनरल के जगह पर ग्राफिकल हो जाएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है FAT का फुल फॉर्म दे रहा है कि FAT स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, तो ये बात बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है। तो सही गलत इसमें पूछ रहा है, गलत क्या हुआ हमारा, A और C गलत हुआ। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में A और C दिया हुआ है। A और C जो है हमारा ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, तो B इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है कि 38 नंबर कह रहा है कि देयर आर ए आर्गूमेंट ABCD इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो, यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्गूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो इस दिए गए स्टेटमेंट को मजबूत करता है, उसके तर्क में ये सहमति देता है। तो कथन क्या है कि क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में ई गवर्नेंस को अंगीकार करना चाहिए, ठीक है ना। शुड इंडिया गो इन फॉर ई गवर्नेंस इन ऑल पॉसिबल सेक्टर। तो अब आइए देखते हैं इसको मजबूत करने के लिए क्या क्या दे रहा है। पहला दे रहा है कि हाँ यह कार्य में परिशुद्धता और निपुणता लाएगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है कि नहीं, यह ई गवर्नेंस में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर धन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, काफ़ी खर्चीला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, गलत बात है। उसके बाद आगे स्लाइड को उठाएंगे हम, तो वो दे रहा है कि हाँ जब विकासशील देश जो है प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का शुभारंभ कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो है कि दूसरे देश के जो अकॉर्डिंग हो जाएगा वो देखा देखी वाला काम हो जाएगा। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि अभी हम डेवलप नहीं है, डेवलपिंग में चल रहे हैं। तो जब जो भी डेवलपिंग कंट्री है तो हर कोई का अपना अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। इंडिया का जो स्ट्रेटजी होगा ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए ये गलत हो गया। चौथा है कि नहीं, यह अत्यधिक मानव संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग किया गया उसके साथ अन्याय होगा। तो अन्याय नहीं होगा, ये मानव संसाधन का ये ऐसा भी नहीं है, गलत हो गया। हमारा सही क्या होगा, यही सही होगा, क्योंकि वही एक कथन ऑप्शन जो है दिए गए कथन को काफ़ी मजबूती प्रदान कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संप्रेषण में बाधा नहीं है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर की बात कर रहा है इसमें, कि कौन सा जो है इसमें कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कि जब हम कहीं कम्युनिकेट करते हैं, कहीं पे अपना संप्रेषण या संचार करते हैं, तो उसमें आने वाली बहुत सारी बाधाएं होती है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसका समाधान सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है ताकि हमारा मैसेज जो है सही से सेंडर से रिसीवर तक पहुंच सके, उसमें कोई परेशानी नहीं हो और उसमें कौन नहीं है वो देखना है। पहला दे रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक, ये एक हमारा क्या है, बैरियर है, ठीक है। दूसरा है पर्सनल यानी व्यक्तिक, तो व्यक्तिक नाम की कोई भी चीज़ का जो है बैरियर नहीं होता है जो कम्युनिकेशन में। पर्सनल बैरियर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेंडर भेज रहा है, बीच में वो उसमें नॉइज आएगा तब वो पर्सनल तो रहेगा नहीं और रिसीवर तक जाना है। तीसरा दे रहा है कल्चरल, तो सांस्कृतिक बैरियर होता है, क्योंकि अब आप मान लीजिए कि जो लोग इंडियन कल्चर से रिलेटेड है और जो लोग रशियन कल्चर से रिलेटेड है, इन दोनों को कम्युनिकेट करने में बहुत सारी समस्याएं आती है, तो वो हमारा कौन सा बैरियर होगा कम्युनिकेशन का, था ये कल्चरल बैरियर होगा। उसके बाद लिंग्विस्टिक, तो भाषाई बैरियर आता है, ये भी बात सही है। अब हम इंडियन जो है हिंदी भाषी बोलते हैं और नेपाल चले जाए तो वहाँ नेपाली भाषा बोला जाता है, या फिर हम कहीं चले जाए चीन चले जाए तो वहाँ चीनी मंदारिन भाषा बोली जाती है, तो उन दोनों को कम्युनिकेट करने में जो है काफ़ी समस्याएं होगी, इसको हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। तो और यहाँ पे जो नहीं है वो पूछा गया है, तो ये ऑप्शन बी में है, बी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये कुछ भौतिक बाधाएं दिया हुआ, कोलाहल, अदृश्यता, वातावरण, विकर्षण, अव्यवस्था, भाषा संबंधी भाषाएं हैं। फिर अनुचित शब्द है, अत्यधिक शब्द है, अस्पष्ट संकेत जो है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं की बात करें तो इसमें पूर्वाग्रह है, अरुचि है, ध्यान भंग होना, अप्रत्यक्षीकरण की बात करता है। नेक्स्ट जो है ये हमारा मैथ से रिलेटेड है, इसको एक एक करके बना के फिर उसका जाकर मिलान करना है, तो इसको देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 नंबर कह रहा है ये भी जो है कौन कौन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है, तो इसके लिए आपको डेट सबको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो भी संस्थाएं दी गई है वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पहला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सबको जानता है कि 1916 में हुआ था। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी अभी लेटेस्ट हुआ था, ये 1969 का है इसकी स्थापना। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलोर जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और फिर है दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, DU की, तो ये 1922 में हुई थी। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि JNU से पहले DU की स्थापना हो चुकी थी, ताकि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट करने को पता चल जाएगा आपका। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, CADB, जो कि बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो गया। एक बार और मैं बोल देता हूँ, BHU की स्थापना कब हुआ, 1916 में हुआ। JNU की स्थापना कब हुआ, 1969 में हुआ। IISc बेंगलुरु की स्थापना कब हुआ, 1909 में हुआ। और DU की स्थापना कब हुआ, 1922 में हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। देखिए क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, परिकल्पना निर्माण के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है उसकी पहचान करना है। और ये हाइपोथेसिस फार्मूलेशन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है PhD रिसर्च से रिलेटेड है और आपका एक टॉपिक होता है पेपर 1 में, रिसर्च एप्टीट्यूड वहीं से आता है। तो परिकल्पना हाइपोथेसिस के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कौन कौन से स्रोत है। पहला दे रहा है कि शोध के लिए प्रयुक्त प्रतिचयन विधि करते हैं, सैम्पलिंग मेथड यूज फॉर रिसर्च, तो इसमें नहीं करते हैं, ये गलत हो गया। बाकी के लिए अब स्लाइड को इधर खसकाते हैं, वहाँ पे देखेंगे, इधर याद रखिएगा ए वाला जो था वो हमारा गलत हो गया था। अब आते हैं इधर में बी नंबर कह रहा है कि रिपोर्ट्स ऑफ अर्लियर रिसर्च, तो ये बात सही है। पूर्व के शोधों का प्रतिवेदन तैयार करना, उसको देखना, समझना, पढ़ना, ताकि इसमें क्या क्या बाधाएं रही है, कैसे काम किया गया, उससे सीख करके आगे करना है। चौथा कह रहा है कि बिलीफ प्रिवेलिंग इन द एरिया ऑफ सिलेक्टेड प्रॉब्लम, चयनित समस्या के क्षेत्र में प्रचलित मान्यताओं को देखना, ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि चयनित समस्या के क्षेत्र में शोधार्थी का पूर्व अनुभव क्या है, उसको देखना है, तो ये भी हमारा सही है। और ई में कह रहा है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, समष्टि का प्रकार, तो ये नहीं होता है इसमें यूज, गलत हो गया। यानी कि सही क्या हुआ, बी सी डी ही सही हुआ, क्योंकि उधर ए भी गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये फ्रैक्शन को क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे एक एक करके और फिर इसको बताएंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। सोशल नेटवर्किंग का आजकल बहुत सोशल मीडिया का यूज हो रहा है दोस्तों, तो आपको ये तो काफ़ी आसान होगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा इसमें नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया यूट्यूब है, दूसरा है फेसबुक है, ट्विटर है, खान एकेडमी, ये कहाँ से कोचिंग आ गया जी, ये कोचिंग एक है, हर बिहार और यूपी वाले स्टूडेंट को जानते हैं, खान सर के
बड़े फेमस है, तो उन्हीं के कोचिंग का नाम यहाँ दे दिया खान एकेडमी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा किसी कार्य को करने में क्रम में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर किया जाने वाला अध्यापन जो है वो कौन सा अध्यापन कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है ना, कि जब विद्यार्थी द्वारा किसी कार्य को करने के क्रम में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर किया जा रहा है अध्यापन, तो वो क्या होगा, उसको हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। यह एक टाइप से है टीचिंग मेथड का, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है, तो याद रखिए कि इस टाइप के जो भी टीचिंग मेथड होते हैं उसको स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं, जिसमें विद्यार्थी जो काम को कोई काम दिया गया वो कर रहा है, उसी दौरान उससे जो टीचर है वो कुछ पूछ रहे हैं ताकि वो रियल एक्सपीरियंस के तहत उसको लर्निंग कर सके, अधिगम कर सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी जे राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आगे, ये देख सकते हैं ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड 5 सवाल होते हैं, ये काफ़ी इजी होते हैं, आप लोग इसको देख के बना लीजिएगा, इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो कैसा लगा दोस्त, आज इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग पेपर 1 जो है जून 2025 के, जिसका एग्ज़ाम जो है 29 जून 2025 को हुआ था शिफ्ट 1 में, इसके टोटल 50 क्वेश्चन के देखे। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। आप जिस भी नेट जेआरएफ के ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे वीडियो को शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।